ऐसे कब तक काम चलेगा? ऐसे तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। थोड़े ही टाइम बाद सर्दियां आने वाली है, ना हमारे पास खाने के लिए कुछ है और ना ही पहनने के लिए। लखन एक जमींदार के यहाँ पे मजदूरी का काम किया करता था। दूसरी ओर शालिनी एक सेठ के घर पर साफ सफाई और खाना बनाने का काम किया करती थी। दोनों का जैसे तैसे काम चल रहा था। फिर एक दिन सर्दियां आ गई हैं, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। राजू की स्कूल की फीस भी नहीं भर पाएंगे हम। इस बार तो क्या करूं मैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। राजू की स्कूल की फीस, हमारे खाने के पैसे, सब कुछ मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ये पैसे कहाँ से आएंगे? अब हम अपना काम कैसे चलाएंगे? देखो, मैं रात को सेठ के पास से पैसे मांग के देखता हूँ। तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। वैसे तो हर साल ही बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। इस साल तो लगता है जैसे कि बलदेवपुर में बर्फ़ ही गिर जाएगी। -2 डिग्री टेम्परेचर तक चला गया था। सभी लोग ठंड से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तुम्हें पता है शालिनी, बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है कि काम पर भी जाने की इच्छा नहीं होती है। बाहर निकलते ही हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। काम नहीं होता फिर इन हाथों से। कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिएगा और सर्दी से बचकर रहिएगा। शालिनी से अलविदा लेकर लखन अपने काम की तरफ चल देता है। उधर शालिनी भी राजू को खाना देकर अपने सेठ के पास काम करने के लिए चली जाती है। जैसे ही शालिनी वहां पे पहुंचती है, सेठ उसे देखकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि शालिनी आज फिर लेट आई थी। आओ आओ शालिनी, बड़ी जल्दी आई हो तुम। तुम्हें दिख नहीं रहा? मेरे यहाँ पे जितने भी नौकर हैं सुबह 4 बजे उठकर काम करने आ जाते हैं और एक तुम्हें देखो, रोज लेट आती हो। माफ़ कर दीजिए सेठ जी, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि सुबह आँख ही जल्दी नहीं खुल पाती है। बाकी मैं कल से रोज़ टाइम पर आने की कोशिश किया करूँगी। बस आज मुझे आप माफ़ कर दीजिए, कल से मैं पक्का टाइम पर आऊँगी। इतना कहकर शालिनी अपना काम करने लग जाती है। सफाई करते करते शालिनी सोचती है कि हे भगवान, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है। आज जाते हुए सेठ जी से पैसे लूँगी। इतना सोचते सोचते टाइम ही बीत जाता है और शाम को वह सेठ जी के पास जाके बोलती है, सेठ जी मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं काम करके उन पैसों को चुका दूँगी, बस अभी आप मुझे पैसे दे दीजिए। कहाँ से पैसे दे दूँ तुझे? इतना कम तो काम करती है, ऊपर से इतना लेट आती है, फिर तुझे अब पैसे भी चाहिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जा 1-2 दिन बाद बात करिए। रात हो चली थी और ठंड की रात में तेज तेज हवाएं भी चलने लगी थी। ठंड अपना पूरा कहर ढा ही रही थी। अब वो शालिनी यही सोचती है कि मेरे सेठ ने तो पैसे नहीं दिए। हे भगवान, काश आज इनके सेठ ने इन्हें पैसे दे दिए हो ताकि आज का हमारा गुजारा हो सके। यहाँ राजू को भी इतनी तेज बुखार है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी लखन घर आता है। आपके जमींदार ने पैसे दिए हैं क्या? मेरे सेठ ने तो मना कर दिया पैसे देने से। अब हम कैसे दवाई लेके आएंगे राजू के लिए? इसकी तबीयत इतनी ख़राब है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं शालिनी, मेरे जमींदार ने भी पैसे नहीं दिए। ये अमीर लोग क्या समझे कि हम गरीबों को 1-1 रुपए के लिए कितना ज़्यादा तरसना पड़ जाता है। आज मेरे पास पैसे होते तो हम भी सर्दियां आराम से बिता रहे होते। हमारे पास भी ओढ़ने के लिए कंबल होता, अच्छा खाने के लिए खाना होता और घर गर्म रखने के लिए लकड़ियां होती। तभी अचानक राजू उठकर कांपने लग जाता है और रोने लगता है। उसको ऐसे देखकर शालिनी घबरा जाती है और बोलती है, राजू क्या हुआ बेटा तुम्हें? तुम्हें इतनी तेज बुखार कैसे हो गया है? मैंने तुम्हें दवाइयाँ दी थी खाने के लिए, फिर भी। सुनिए जी, आप जल्दी जाइए और वैद्य को बुला के लाइए। हाँ शालिनी, तुम इसका ध्यान रखो, मैं अभी जाकर वैद्य को बुला के लेके आता हूँ। तुम बस अपना और इसका ध्यान रखो अच्छे से। लखन तेज आंधी और बारिश से लड़ता हुआ वैद्य की घर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवा तेज होने की वजह से लखन को ना तो कुछ दिखाई दे रहा था आगे और ना ही वो जल्दी भाग पा रहा था। इधर शालिनी की हालत भी खराब होती जा रही थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? राजू राजू बेटे उठना, राजू तुझे क्या हो गया? उस परिवार का दुर्भाग्य तो देखो। लखन जैसे तैसे वैद्य के घर पहुंच जाता है और वैद्य को आवाज़ लगाता है,
लेकिन उस दिन दुर्भाग्यवश वैद्य अपने घर पर नहीं होता, वह किसी काम से घर के बाहर गया हुआ होता है। तभी अचानक शालिनी के तेज चीखने की आवाज़ आती है। लखन सब कुछ भूलकर अपने घर की तरफ तेज भागता है और लखन वहां जाकर देखता है शालिनी फूट फूट कर रो रही थी और उसका बेटा मरा हुआ पड़ा था वहीं पे। ये देखकर तो मानो लखन के पैरों से जमीन ही खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उस भयानक रात में उन दोनों का इस तरह से रोना बहुत ही भयानक लग रहा था। अगली सुबह जैसे ही होती है, गांव वाले उनके घर के बाहर खड़े होते हैं और अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि घर के अंदर लखन, उसकी पत्नी शालिनी और उसके बेटे तीनों की लाश पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था तीनों ठंड से जम गए थे। इस सर्द भरी रात ने वापस से बलदेवपुर गांव के अंदर एक परिवार को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे गांव की जिसका नाम शोभापुर था। उस गांव के पास का एक जंगल बहुत ही भयानक था, क्योंकि उस गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल जितनी ज़्यादा डरावनी दिखती थी, उससे ज़्यादा खतरनाक भी थी। वो चुड़ैल रात के अंधेरे में उस गांव में अपना कटा हुआ सर लेके घूमती रहती थी। पूरे गांव वाले इस दहशत की वजह से रात को अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। उसी गांव में दो दोस्त रामू और श्यामू थे। अरे सुनो, ये चुड़ैल रोज रात को यहाँ क्यों घूमती है? उस पर श्यामू बोलता है, बस भैया मुझसे इस बारे में बात मत करो। मैं नहीं जानता कि ये चुड़ैल कौन है और ना मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में। इस गांव में पता नहीं अब क्या क्या होने वाला है। ये चुड़ैल पक्का अपने साथ किसी ना किसी को लेके ही जाएगी, तभी तो आती है। फिर अगले दिन, हाँ भाई, पूरा साल बीत गया, इस बार तो बारिश का कोई संकेत ही नहीं है। श्यामू भाई, मुझे तो लगता है ये सब इसी चुड़ैल की वजह से हो रहा है, और नहीं तो क्या। तो तुम्हें क्या लगता है? ये चुड़ैल हमारे गांव के लिए इतनी ज़्यादा मनहूस है कि मुझे समझ नहीं आता कि ये इस गांव का पीछा क्यों नहीं छोड़ती है। गांव में अपना सर हाथ में लेकर घूमती रहती है। मुझे तो लगता है इसी की वजह से गांव में मुसीबत आ रही है। उसी पर रामू बोलता है, हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है। चलो कोई बात नहीं, आज तो हमें वैसे भी खेत में चलना है, सेठ अपना हिसाब करने आएगा। दोनों खेत की तरफ चले जाते हैं। वहाँ सेठ आता है और सेठ को आते देख वो सभी मजदूर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि आज तो उन्हें पैसे मिलेंगे। सेठ जैसे ही आता है बोलता है, काम सही से करते नहीं हैं और पैसे लेने के लिए देखो कितनी दौड़े दौड़े चले आते हैं ये लोग, गरीब कहीं के। हाँ भाई, क्या करें, अब आपके खेत में काम करते हैं सेठ जी, तो आपसे ही तो पैसे मांगेंगे ना, किसी बाहर वाले से थोड़ी पैसे मांगने जाएंगे। आपको तो हमें टाइम पे पैसे दे ही देने चाहिए। वैसे भी आप इतना कम पैसा देते हो। तुम जैसे गरीब लोग कभी नहीं सुधरते, जब देखो तब पैसे के लिए रोते ही रहते हैं। जितना काम किया है उतने का ही हिसाब करूँगा मैं। मुझे पता है कितने देने हैं कितने नहीं। काम करना है तो करो, नहीं करना तो अपना रास्ता नापो यहाँ से। जो पैसे लाया हूँ वो भी नहीं दूंगा। अब घर आके सेठ बड़ी मस्ती से चाय पीता है बैठा बैठा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे सुनती हो, देखो तो सही कौन आया है दरवाजे पे। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। इस बार अगर ये पैसे मांगने वाले गरीब हुए ना तो छोड़ूंगा नहीं इन्हें। मुझे ही जाना पड़ेगा देखने के लिए। जब सेठ बाहर जाता है तो देखता है कि एक पंडित दरवाजे पर होता है। अब पंडित बोलता है, सेठ जी मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, बहुत दिन हो गए कुछ खाया नहीं है मैंने। हाँ हाँ, तुम लोगों के लिए ही तो कमा रहा हूँ मैं, जो कि तुम लोगों को सब लुटाता चला जाऊं। भिखारी कहीं के पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के खाना मांगने के लिए। जाओ जाके कुछ कमा के खा लो अपने आप। तुम्हें इतना ज़्यादा घमंड है अपने पैसों का, देख लेना एक दिन यही पैसा और यही घमंड तुम्हारे नाश का कारण बनेगा। तब मत आना ये क्या किया आपने। मुझे तो ऐसा लगता था कि आप सिर्फ लालची हैं, लेकिन आपके पास तो इंसानियत नाम की भी कोई चीज नहीं है। आपने उस साधु का अपमान किया, ये बड़ी पड़ी है। जाओ जाके उन्हीं मजदूरों के साथ रह लो। फिर यहाँ क्यों रह रही हो आखिरकार? मेरे पैसों पे पलती रहती हो जब देखो तब।
हाँ हाँ ठीक है, जा ही रही हूँ मैं। वैसे भी इतने मतलबी इंसान के साथ मेरा भी रहने का कोई मन नहीं है। जा रही हूँ मैं अपने मायके, तुम रहो अपने हवेली में अकेले, यहाँ पे सड़ते रहो तुम। कहता है हाँ हाँ जाओ, जल्दी जाओ, तुम अपने मायके जाओ, कहीं भी जाओ, मुझे नहीं मतलब, मुझे छुटकारा दो बस, तुम जैसे भी जहाँ पे भी जाना है चली जाओ। इतना सुनने के बाद सेठ की पत्नी चली जाती है। उस रात फिर चुड़ैल आती है अपना कटा हुआ सर लेके, और इस बार वो कहीं नहीं जाती, सेठ के घर के बाहर आके उसके दरवाजे पर खड़े होके आवाज़ लगाती है और कहती है, धनीराम बाहर निकलो, तुम्हें आज मेरे साथ चलना है। अब हमारे पास इस धरती पे कोई काम नहीं बचा है, तुम मेरे जैसे हो चुके हो, आज मैं तुम्हारा यही इंतज़ार करूँगी बैठ के जब तक तुम बाहर नहीं आ जाते। इतना कहकर चुड़ैल बैठ जाती है और धनीराम को बार बार आवाज़ लगाती है बाहर निकलने के लिए। तभी चुड़ैल की नज़र पीछे से आ रहे लोगों के ऊपर पड़ती है जो कि मशाल लिए उसी की तरफ आ रहे थे। ये देख चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है और बोलती है, मैं कल फिर आऊँगी धनीराम तुम्हें लेने के लिए। इतना सब सुनने के बाद तो धनीराम की नींदें ही उड़ जाती है। अगली सुबह धनीराम भागता हुआ उसी पंडित के घर जाता है, बोलता है, पंडित जी मुझे बचा लीजिए, पंडित जी कहाँ हैं आप। पंडित को सारी बात धनीराम बताता है कि कैसे कल रात चुड़ैल उसके घर के बाहर क्या क्या कह के गई है। वह पंडित से पूछता है कि चुड़ैल आखिरकार उसी के घर क्यों आई थी। पंडित बोलता है, धनीराम मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, तुम्हें यहाँ से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब धनीराम तुम सोचो कि तुम कैसे बचोगे। इतना सुनने के बाद अगली रात फिर चुड़ैल आती है और बोलती है, बाहर आओ धनीराम, आज तुम्हें मेरे साथ ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज तुम्हें मैं अपने साथ लेके जाऊंगी और तुम्हारा अभिषेक करके तुम्हें अपने राज्य का राजा बनाऊंगी। और ऐसा कह के चुड़ैल वापस हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। ये बात अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर तरफ लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि धनीराम के घर पे आखिरकार ये चुड़ैल क्यों आई थी। मुझे तो लगता है कि पक्का ये धनीराम को उठा के ले जाने वाली है। हाँ भाई, वैसे भी धनीराम इतना ज़्यादा क्रूर और पापी है। इतना सुनने के बाद उसकी पत्नी मायके से दौड़ती हुई आ जाती है और बोलती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आपके साथ इतना कुछ हो रहा था, मैं कैसे नहीं आती आखिरकार आपकी इस हालत को सुनने के बाद। आखिरकार आप हो तो मेरे पति ही। अरे भाग्यवान, तुम कितनी अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, उसके बावजूद तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पे आ गई हो। अब मैं आपको बचाने का एक ही उपाय है, आपके अंदर इंसानियत जगानी होगी। उसके लिए आपको गांव वालों के साथ जितना भी आपने गलत किया है, जिनके भी आपने पैसे लिए हैं, उन सब के पैसे आप वापस कर दीजिए, यही एक रास्ता है। इतना सुनने के बाद धनीराम सारे काम कर लेता है। अगली रात जब वापस चुड़ैल आती है उसके घर पे, तो वो फिर बोलती है, धनीराम बाहर आओ धनीराम, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आई हूँ धनीराम, आज मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगी। आज तीसरा दिन है, आज अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मैं तुम्हारे घर के अंदर घुस सकती हूँ। अब तो आ जाओ धनीराम बाहर, मैं यही इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। इतना कहकर चुड़ैल वहीं बैठ जाती है। तभी उसकी पत्नी बाहर आती है और बोलती है, ए चुड़ैल, अब तुझे क्या चाहिए? अब तो मेरे पति ने इंसानियत का काम करना भी शुरू कर दिया है, अब वो तेरे जैसे नहीं रहे हैं, तो अब वो तेरे साथ नहीं जाएंगे, तू चली जाए यहाँ से। इतना सुनने के बाद चुड़ैल उठकर वहाँ से चली जाती है और तब से चुड़ैल उसी पेड़ पर झूलते हुए अपने राजा का इंतज़ार कर रही है। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।